हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन पार्क। तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोग वास्तविक संख्या का लेक्चर किए थे, जिसमें कुछ डिफिनेशन के बारे में बताए थे और उसका जो प्रमेय है और प्रमेय उसकी पहचान किए थे। तो उसी लेक्चर का, उसी चैप्टर का आगे से कंटिन्यू करते हैं जो वास्तविक संख्याएँ हैं। तो उसके अगला जो मेरा मेन टॉपिक है वो है हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है ना। यह एक भाग विधि को एचसीएफ निकालने का एक चरणबद्ध तरीका है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक चरणबद्ध तरीका है। यह एचसीएफ निकालने का चरणबद्ध तरीका है। जो यूक्लिड साहब ने दिया, जो भाग एल्गोरिथम विधि कहते हैं। तो ये नियम क्या है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं भाग एल्गोरिथम। इसी को हम लोग बोलते हैं भाग एल्गोरिथम। ठीक, क्या होता है तो हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग जो भाग सीखे हैं बचपन क्लास में, जो छोटे क्लास में भाग सीखते हैं, सिंपल भाग, जैसे यहाँ 9 हो गया, 9 में अगर हम भाग दें 2 से, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो इसे भाज्य बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इससे जो भाग लगाते हैं, यहाँ कितना मरते लगेगा, 4 मरते, और ये कितना हो जाएगा 8। ये माइनस करेंगे तो यहाँ से तो कितना जाएगा 1। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, भागफल। ये क्या हो गया, भागफल। ये भागफल हो गया हमारा, भागफल। और ये क्या हो गया, शेषफल। शेषफल। तो हम लोग जानते हैं कि भाजक है, ये भाज्य है, और ये भाजक भागफल है, और ये शेषफल है। तो इसी भागफल, भाजक और भाज्य पर एक नियम दिया एल्गोरिथम ने, है ना। यूक्लिड साहब ने एक नियम दिया जिसको हम क्या कहते हैं, भाग एल्गोरिथम। इसमें क्या दिया गया, इसमें कहा गया कि जो भाज्य जो होता है, भाज्य होता है वो भाजक और भागफल का गुणनफल और शेषफल, और शेष को जोड़ देते हैं। तो ये जो होता है भाजक, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और जो शेषफल, यही है हमारा भाग एल्गोरिथम, मेन यही है। तो इसी पर, इसी को यदि हम लोग बोले कि यदि भाज्य बराबर a मान लिया जाए, भाजक को b मान लिया जाए, भागफल को q माना जाए, और शेषफल को r मान लिया जाए, तो भाग एल्गोरिथम क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे a बराबर bq प्लस r। यही हमारा क्या हो गया, भाग एल्गोरिथम। इस रूल को हमेशा याद रखना है, ये हमेशा काम आएगा। ये भाग एल्गोरिथम है, और इसी पर हमारा सवाल है। जो भी बोर्ड है, हमारा बिहार बोर्ड के जो खासकर सवाल है, इस पर 100% ये सवाल आता ही आता है। तो अगर आप इसे तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है। 2 ही नंबर नहीं, जो तो सिर्फ 2 नंबर ही में 2 नंबर, फिर ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो एक हिसाब से 3-4 नंबर तो ऐसे ही फिक्स हो जाता है। तो यही इसी पर एक सवाल है, जो देखिए ना, कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, मतलब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए एक सवाल हम बनाकर दिखाते हैं, फिर आगे का सवाल आप बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको जो 12 दिखेगा उसको हम क्या मानेंगे, भाज्य से मानेंगे हमेशा, ये पता ही है।
हमेशा क्या मानते हैं, बड़े को भाज्य मानते हैं। ये कितना है 12,576। और यहाँ पर भाजक किसको मानेंगे, 4052 हो गया हमारा भाजक। तो हम क्या करते हैं यू की भाजक विधि से, तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेय से चरण फर्स्ट लिखेंगे, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं ना इसको, इसीलिए इसको चरण फर्स्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए कितना है, ए कितना है 12,576 है, और भाजक कितना है, भाजक है 4052। और यहाँ पर गुना आएगा, कि गुना मतलब इससे भाग देने पर कितना भागफल आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक रफ में हम भाग करके चेक कर लेंगे कि आखिर कितना आता है। चलिए भाग कर लेते हैं, जैसे हम लोग सिंपल करते हैं उसको रफ में बैकग्राउंड में करके अपना चेक कर लेते हैं। ऐसे ही आप लोग को भी करना है ताकि हमको पता चल जाए। 452 है तो कितना से गुना होगा, दे सकते हैं आप। अगर हम इसमें 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40,000 नहीं हो पाएगा ना। तो कितना से गुना कर सकते हैं, 4,000 है, ये 12,000, 3 से गुना कर दे, तो 3 से गुना कर दे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। चलिए 3 से गुना कर 6 हो गया, ये 5 तिया 15 और ये 15 हो गया और 4 तिया 12। चलिए ठीक लग रहा है। तो 0 कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 4 और ये 0 0। तुम्हारा भागफल कितना आ गया 3, भागफल कितना आया 3। आप देख सकते हैं आपके सामने में मैंने भाग किया। और उसके बाद शेषफल कितना आया है, जो शेषफल को प्लस में लिखते हैं कितना गया 420। तो ये हो गया चरण फर्स्ट। अब अगला चरण में हम चरण सेकेंड में अब हम ए किसको बनाएंगे, अब इसमें का जो भाजक है उसको मानेंगे ए, यानी कि 4052 को मानेंगे ए, और बी यानी भाजक को इसको मानेंगे, जो अगला का जो शेषफल है इसको मान लेंगे भाजक, यानी ये हो गया हमारा भागफल और ये हो गया भाज्य, देख सकते हैं। तो इस तरीका से इसको बना लेंगे। अब फिर हमको पता है कि भाग में क्या होता है, ए बराबर, चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसीलिए क्या ले सकते हैं कि 4052 और गुना कितना हो जाएगा 420 हो गया भाजक। अब इससे भाग लगाना है इसमें, तो कितना मरतबा लाएगा, कितना भाजक आएगा वो हमको ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेगा, पुनः हम लोग क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। पुनः हम लोग को भाग कर लेंगे, कितना आएगा 4052 में भाग लगाना है हमें कितना 420 से। अगर हम लोग 4000 है 400, अगर 10 से गुना इसमें कर लेते कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो अगर हम 9 से गुना कर ले तो कितना हो जाएगा 0 9 2 18 और 9 चौक 36 36 1 37, कितना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 7, आपको पता ही है। और ये कितना 9 में से 7 गया तो ये 2, और ये 3 गया 0, मतलब कि कितना मतलब लग गया यहाँ पर, देख सकते हैं हमारा जो भाजक है भागफल कितना आ गया 9, और जो शेषफल है वो कितना आ गया 272। तो 272 आ गया शेषफल। अब फिर अगला चरण में बनाएंगे इसको, फिर चरण थर्ड में बनाएंगे इसको। चरण थर्ड में देखिए कि चरण थर्ड क्या हो गया, अब इसका जो ए था, इसका जो भाजक था, इस क्या बन जाएगा, इसका भाज्य बन जाएगा, इसका भाज्य बन जाएगा। तो मतलब कि भाज्य कितना हो गया 420 और भाजक कितना बन जाएगा इसका शेषफल, ये हो जाएगा इसका भाज्य। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि 420 बराबर 270 70, और इससे भाग देंगे तो कितना मतलब लगेगा, दूसरा लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही मतलब लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा शेषफल कितना हो जाएगा 0, और 12 में से 5 गया 5 हो गया, और ये 150, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया भाजक। फिर अगला स्थिति चरण फर्स्ट में, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं चरण 4 में क्या करेंगे, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 270 और बी बराबर कितना हो गया 150। तो फिर क्या लेंगे वही चीज़, 270 बराबर कितना हो गया 150
और ये तो भाजक है, फिर कितना लगाएंगे, एक मरते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12। अब चरण 5 में क्या हो जाएगा, इसी को अगर a बराबर किसको मान लेंगे, अब ये हो जाएगा हमारा a 150 और b कितना हो जाएगा 120। अब फिर इसको क्या मान लेंगे, फिर वही पूर्ण लगाएंगे, वही भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 150 बराबर कितना हो जाएगा 120 गुना 1 मरते फिर लगेगा तो कितना शेषफल बच जाएगा हमारा 30 बच जाएगा, 30 बच गया। अब फिर चरण 6, देखिए जितना चरण लगे हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बस शेषफल को 0 लाना है, शेषफल हमेशा 0 आना चाहिए। यहाँ क्या आ जाएगा a बराबर 120 और फिर b बराबर कितना हो गया 30। उसके बाद फिर वही भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 बराबर 30। यहाँ पर अब लग जाएगा हमारा 4 मरते और यहाँ से इसको क्या आ गया 0। तो लास्ट में निकालेंगे, चूंकि b बराबर 30 मान के लिए, b बराबर 30 मान के लिए, b बराबर 30 मान के लिए r बराबर 0, अतः HCF होगा हमारा b बराबर होता है, CF बराबर b बराबर 30 आंसर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बनाया जा रहा है भाग एल्गोरिथम विधि से HCF। तो इस तरह से चरणबद्ध तरीके से बनाया जाता है। ये काफ़ी लंबा सवाल गया, लेकिन इससे अधिक लंबा सवाल कभी नहीं जाएगा। आपको बस चरण 1, 2, 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल को चूज किए हैं, ताकि आपको इससे हल्का सवाल बनाने में इजी लगे और आप इस सवाल को बना सकें। तो यही सवाल है हमारा भाग एल्गोरिथम है। इसी में एक और सवाल है जो महत्वपूर्ण है, जो अधिकांशतः स्टूडेंट से नहीं बन पाता है। इस सभी को प्रॉब्लम अक्सर आती है कि दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है 2q प्लस 2q के रूप में होता है, अर्थात प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक होता है इतना के रूप में होता है। तो आपको दोनों चीज़ में दिखाना है। तो चलिए हम इसको मान लेंगे। इस वाला कैसे सॉल्व करेंगे, लेंगे माना कि a कोई धनात्मक समपूर्णांक है, माना कि कोई धनात्मक समपूर्णांक है। तो a जब समपूर्णांक है और यहाँ पर b बराबर मांगे, 2 भी सिद्ध करना है ना, कि मतलब कि पूर्णांक जब कितना है 2 सिद्ध करना है। तो चलिए हम मान लेंगे, है ना, b बराबर हम मान लेंगे 2, b बराबर 2 मान लेंगे। इसीलिए भाग एल्गोरिथम से, है ना, इसीलिए क्या लेंगे, इसीलिए भाग एल्गोरिथम से देख सकते हैं, भाग एल्गोरिथम से क्या ले सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस r शेषफल। तो ये मान लेंगे जहां r क्या है, r 0 से बड़ा या बराबर या b से छोटा है ना। तो ये तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्या आ गया, b क्या आ गया, मतलब r क्या है 2 है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि r क्या है, यानी कि 0 से बड़ा और 2 से छोटा है। इसीलिए r क्या हो गया हमारा, इसीलिए b क्या होता है 2 है, इसीलिए r क्या हो जाएगा, यानी r बराबर हम लिख सकते हैं 0, 1, 0 और 1 लिख सकते हैं। 2 तो लिख नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 से छोटा ना कहा जा रहा है r, इसीलिए हम नहीं ले सकते हैं। तो उसको आप देख सकते हैं। तो जब हम और सम पूर्णांक लेना है तो इसमें कोई सम तो है नहीं। तो जब r बराबर 0 सम संख्या होता है ना, 0 तो सम संख्या माना जाता है। तो जब r बराबर 0, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 0, यानी कि 2q। आगे 2q तो हम कहेंगे अतः किसी समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, अतः धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है।
2 क्यू के रूप का होता है। हम लोग ये कह सकते हैं, इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं, इस तरह से आप भी इसका सवाल सोल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग, ये कुछ सवाल है जिसे आप लोगों को बनाना है। ये सवाल है ऐसे अपने निकालना है जिसे एक से प्रयोग करके बनाना है। और ऐसा वही सवाल है 6 क्यू प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये कैसे होगा? तो इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें एक और सवाल छुपा हुआ है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, इसी में है ना। तो इसका अगला पार्ट, इसमें 2 सवाल था। तो एक सवाल को सम वाला तो सिद्ध कर चुके हैं, अब हमें विषम वाला सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। तो फिर मानेंगे, माना कि वही सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, एवं b बराबर मान लेंगे 2, इसीलिए भाग एल्गोरिथम से भाग एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? भाग एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? a बराबर वी क्यू प्लस आर होता है, वी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और जहाँ b से छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ b बराबर जब 2 है तो क्या कह सकते हैं? 2q, कि 2q प्लस r हो जाएगा, जहाँ क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा बराबर r और 2 से छोटा। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं जब ये आ गया तो इसीलिए आ बराबर क्या हो गया? तो इतना हो गया था, आ बराबर क्या हो गया? इसीलिए 0 या तो 1, 2 तो हो नहीं सकता, 0 या 1 होगा। तो हमको विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कौन है? ये तो सम होता है 0 और ये क्या होता है? विषम। तो जब तो सम लेना पूर्णांक, तो सम तो नहीं लेना, इसमें विषम लेना है। तो लेंगे जब r बराबर 1, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सम है ना, तो विषम लेना है तो इसलिए विषम लेंगे। जब r बराबर 1, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए a बराबर 2q प्लस 1, तो कह सकते हैं अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। और इसी चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण एक और सा सवाल है जो हमारा होता है अप्रमेय सिद्ध करना। अप्रमेय सिद्ध करने वाला सवाल होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि सिद्ध करना होता है कि जैसे √2 एक अप्रमेय संख्या है। ये तो हमको पता है कि अप्रमेय संख्या है, तो सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध करना है कि √2 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, सिद्ध करें। ये सवाल 100% आता है 2 नंबर फिक्स। किसी भी एग्जाम में, खासकर बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ये 2 नंबर देता है 100%। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसका उत्तर। तो चलिए बनाते हैं इसका आंसर, कैसे बनाएंगे सो। तो देखिए, माना कि सबसे पहले मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसमें क्या मान लेंगे?
परिमेय संख्या है। हम लोग शुरू में क्या मानेंगे, इसको परिमेय संख्या मानेंगे, अपरिमेय नहीं मानेंगे। देखिए हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं, तो माने तो गलत हो सकता है, हमारा मानना है। अब इसी को गलत साबित करने जा रहे हैं, गलत करेंगे। जब परिमेय संख्या लिखेंगे तो परिमेय संख्या हम डिफिनेशन जानते हैं, जब परिमेय संख्या तो उसको क्या ले सकते हैं, p बटा q लिख सकते हैं। तो जब इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो यानी कि √2 बराबर क्या ले सकते हैं, p बटा q ले सकते हैं। जहाँ p, q के बीच p q एक पूर्णांक है, ऐसे p q एक पूर्णांक है, तथा p, q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमको पता है ये इसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जब उसे p बटा q में लिखा जा सके और उसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो हम इसी को जब p बटा q में लिख दिए तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर ये काम तो कर सकते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जब वर्ग करेंगे दोनों ओर तो इस का रूट जो हट जाएगा, 2 आ गया, इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर आ गया। चलिए इसमें से एक क्यू हम क्या कर देते हैं, उसको उस साइड भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। इसमें का एक क्यू क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2q, और ये क्या आ जाएगा p²q। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तो हमको पता है कि चूंकि p, q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है, इसलिए तो वो परिमेय संख्या है। तो जब p और q के बीच कोई संख्या नहीं है तो p² q के बीच भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये सत्य है, आप करके देख सकते हैं, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसीलिए 2q को हम क्या कह सकते हैं, यह तो एक पूर्णांक हो गया, और ये जो p² है यह एक क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो समीकरण फर्स्ट जो माने हैं, समीकरण फर्स्ट से क्या, फर्स्ट से अगर हम इसको भिन्न और इसको पूर्णांक माने हैं तब देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से क्या हो गया, ये हो गया पूर्णांक, ये होगा भिन्न, मतलब कि पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक बराबर क्या आ गया, भिन्न। मतलब जब हम परिमेय संख्या माने थे तो आखिरकार में क्या आ गया, पूर्णांक को भिन्न के बराबर कर दिया गया। बताइए पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर हो सकता है क्या, भिन्न होता है फ्रैक्शन में होता है, और पूर्णांक क्या होता है, गिनती में होता है। तो ये भिन्न और पूर्णांक जो असंभव है, जब असंभव है तो मानेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः
√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो वो होगा क्या? संख्या का दो ही प्रकार का होता है, जो भी रियल नंबर होता है हमारा क्या होता है, या तो परिमेय होता है या तो अपरिमेय होता है। तो जब ये परिमेय है ही नहीं तो होगा क्या? अपरिमेय होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि प्रूफ सिद्ध हो गया। तो इस तरह का सवाल आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होइएगा। अगर आपको थोड़ा भी इससे हेल्प मिली हो, आपके पढ़ाई में थोड़ा भी सहायता मिला हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार एक एक चैप्टर वाइज तरीके से पूरा थ्योरी से लेकर क्वेश्चन आंसर तक वीडियो लाता रहूँगा और आप इससे अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े फिर भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी से लेकर पूरा अंत तक एक एक करके चैप्टर का थ्योरी से लेकर क्वेश्चन आंसर सब लाने वाला हूँ। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा अगला लेक्चर होगा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और हो सके तो शेयर कर दीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। और शेयर करेंगे तो वो भी आपका नाम लेगा। थैंक यू।